हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पिछले वीडियो में हमने तत्वों का वर्गीकरण 3 प्रकार से देखा था। आज हम लोग चौथे प्रकार की तरफ चलते हैं। वर्गीकरण का चौथा प्रकार है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अष्टक नियम यानी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो चलिए देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखिए, इस नियम को अंग्रेजी रसायनज्ञ जॉन न्यूलैंड्स ने दिया था। ठीक है, जब उस समय में यानी कि 1865 के समय की बात हो रही है। उस समय में क्या थे, जितने भी तत्व मौजूद थे उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया किसने? न्यूलैंड्स ने, जॉन न्यूलैंड्स ने। और उसमें इन्होंने देखा कि जैसे संगीत में सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, और फिर इसके बाद क्या आता है? फिर सा आता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये सुना है ना जी, सा रे गा मा पा धा नी सा, है कि नहीं? अब इसके बाद फिर सा बोलते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं, तो इनके गुण समान मिलते हैं। जैसे सा शुरू हुआ, फिर अंत में फिर सा पे आया, तो फिर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का अच्छा फ्लोरीन का गुण समान मिला, लिथियम का सोडियम का गुण समान मिला, है ना, क्योंकि ये रे वाले इन सबके गुण समान हो गए, इन सबके गुण समान हो गए। तो इन्होंने क्या किया, न्यूलैंड्स ने उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया और इस नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि 1865 ईस्वी में अंग्रेजी रसायनज्ञ जॉन न्यूलैंड्स है ना, जॉन न्यूलैंड्स ने अपने समय में आविष्कृत या अपने समय तक कर देते हैं, अपने समय तक मतलब उस समय तक जितने तत्व आविष्कार हो चुके थे, अपने समय तक आविष्कृत तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाकर एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। अब देखिए, इस अष्टक नियम के अनुसार क्या था, तो जैसे मैंने ये बताया ना कि जैसे संगीत के सुर होते हैं, उसमें जैसे इसको अगर हम लोग इसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में सजाएं, तो आप इसमें देखेंगे कि जिस तरह से संगीत में सुर होते हैं ना 8, तो पहला सुर के बाद फिर 8वां सुर फिर समान मिलता है, तो उसी तरह से हमें इसमें समान देखने को मिला। तो हम लोग लिखेंगे इस नियम के अनुसार क्या हुआ, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो
किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं, जैसे संगीत का आठवां सुर या आठवां स्वर कहते हैं ना उसको, आठवां स्वर पहले स्वर के समान होता है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं किसी का भी, जैसे यहाँ लिथियम से शुरू करते हैं। अब रे ग म प ध नी सा रे, फिर रे आ गया, तो इन दोनों का हमें गुण देखने को समान मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। तो जितने तत्व मौजूद थे उन्हीं के आधार पर इन्होंने अपना परमाणु संख्या के आधार पर उनका वर्गीकरण किया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, इनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इनका वर्गीकरण किया। अच्छा, जो अभी हमने न्यूलैंड्स का अष्टक नियम अभी देखा, इसके दोष कौन कौन से हो सकते हैं, फिर इनके दोषों के बारे में देख लेते हैं। पहला देखिए इसमें दोष क्या होगा। पहला दोष ये होगा कि जैसे हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं कि एक के बाद आठवें का समान मिल रहा है, तो ये सिर्फ हल्के तत्वों के लिए ये नियम लागू हो सकता है। अगर हम लोग कैल्शियम के बाद इधर के आगे देखेंगे, तो यहाँ जैसे हम लोग शुरू करते हैं टाइटेनियम से, तो यहाँ से आगे चलेंगे तो इसका देखिए इन दोनों के गुणों में काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ हल्के तत्वों के लिए लागू होता है यह अष्टक नियम, भारी तत्वों के लिए लागू नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा होगा उनके लिए ये लागू नहीं होता। तो हम लोग लिख सकते हैं कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम हल्के तत्वों के लिए ही लागू होता है, भारी तत्वों के लिए नहीं, लागू होता है। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि आगे चल के जो तत्व हम लोग पकड़ेंगे भारी तत्वों को, उसके बाद जो आठवां तत्व होगा उसका गुण समान नहीं देखने को मिल रहा है। अच्छा, न्यूलैंड्स का अनुमान था कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे चलकर और भी आविष्कार होता गया और अब टोटल कितने हो गए? 118 तत्व हो गए। हो सकता है आगे और भी तत्व हमें मिले, तो ये दूसरा दोष हो जाएगा। दूसरा दोष, न्यूलैंड्स का अनुमान था कि प्रकृति में सिर्फ 56 तत्व ही हैं, 56 तत्व ही हैं, और आगे चलकर मतलब भविष्य में अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं होगा, अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं होगा। लेकिन ये तो अनुमान गलत ना हो गया। अच्छा, न्यूलैंड्स ने कुछ ऐसे भी तत्व लिए जिनके गुण असमान देखने को मिले, फिर भी उन्होंने एक ही आवर्त में उसे रखा। जैसे आप देख लो यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन का,
ठीक है। चलिए, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ यहाँ में क्या देखने को मिल रहा है, कोबाल्ट और निकेल इसी में रखा गया है, लेकिन कोबाल्ट और निकेल के अगर गुण की बात करें इसके समान नहीं मिलेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आयरन देखिए और कोबाल्ट और निकेल देखिए, इन दोनों का गुण जो है इन लोगों का गुण जो है लगभग समान है, इन तीनों का गुण लगभग समान है, लेकिन इनको अलग अलग में रखा, इसको नी वाले में, इसको सा वाले में रखा, है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरा दोष हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि न्यूलैंड्स में कुछ असदृश गुण वाले तत्वों को एक ही स्तर के अंतर्गत रखा, ये भी एक दोष है। अच्छा, अब इसमें आगे चल के हमें अक्रिय गैस मिले, है ना जी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडोन सब अक्रिय गैस है, तो उनके लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि हीलियम यहाँ बीच में आएगा, यहाँ पे नियोन आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से जब ये आ जाएंगे तो इनका क्रम बदल जाएगा, ये हीलियम यहाँ रे के जगह पे आ जाएगा, तो फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, तो इन दोनों का गुण समान नहीं मिलेगा, तो क्रम में गड़बड़ हो जाएगा, फिर नवे तत्व का गुण समान मिलने लगेगा, है कि नहीं, जब इन सब अक्रियशील गैसों को इसमें रख दिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि अक्रिय गैसों का आविष्कार हो जाने पर नवम तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता है, ना कि आठवां। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, आठवां, समझ गए। तो ये सब इसके दोष हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि न्यूलैंड्स ने बताया कि जो उनके गुण होते हैं तत्वों के, उनके द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, तत्वों के द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। इसमें हमें यही ना पता चला है जी। तो इतने सारे दोष होने के कारण और साथ ही साथ आगे चल के भविष्य में बहुत सारे तत्वों की उत्पत्ति होने के कारण ये जो अष्टक नियम देख रहे हैं ये काफी प्रचलित नहीं रहा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा प्रचलित नियम रहा और उसके बारे में समझते हैं। जब हम लोग तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की बात करेंगे तो हम वर्षों तक, यानी कि जब तक धरती रहेगी तब तक हम लोग इनका नाम नहीं बोल सकते हैं। इन्हें कहा जाता है दमित्री इवानोविच मेंडलीव। ये है आपके मेंडलीव। इनका सबसे बड़ा योगदान तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में रहा है। तो जब इनका बड़ा योगदान है तो भाई इनके बारे में थोड़ा सा जानना हम लोग का कर्तव्य है। तो इनका पूरा नाम है दमित्री इवानोविच मेंडलीव। ठीक है। चलिए, इनका जन्म हुआ था 1834 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1907 ईस्वी में। चलिए, तो हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। बहुत जरूरी हम लोग के लिए, क्योंकि इनका सबसे बड़ा योगदान है आवर्त सारणी के लिए, आवर्त वर्गीकरण के लिए। तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। दमित्री इवानोविच मेंडलीव, हम लोग जनरली इनको मेंडलीव के नाम से जानते हैं। इनका भी एक आवर्त सारणी है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा है आज की आधुनिक सारणी में। ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें मेंडलीव की, तो इनका जन्म
8 फरवरी 1834 ईस्वी में रूस के साइबेरिया के डोबोलॉक्स में हुआ था। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो दमित्री इवानोविच मेंडलीव थे, इनका जन्म 8 फरवरी 1834 ईस्वी को रूस के साइबेरिया के डोबोलक्स में हुआ था। जगह का नाम है। देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जब पूरी हुई, उसके लिए, यानी प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है जो शुरू की प्रारंभिक शिक्षा हम लोग लेते हैं। आप जो पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं 12वीं तक, ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। ठीक है। उसके बाद इनके माँ के, देखिए माँ का सही में सबसे बड़ा योगदान होता है हर एक के जीवन में। तो इनके माँ के प्रोत्साहन से ये विश्वविद्यालय में दाखिला लिया इन्होंने। ठीक है। और फिर इन्होंने इनका स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन जो था, स्नातक इन्होंने 1856 ईस्वी में, ठीक है। और पीएचडी, अगर हम लोग बात करें इनके पीएचडी की, तो इन्होंने पीएचडी की थी 1865 ईस्वी में। ठीक है, 1865 ईस्वी में। फिर इसके बाद इन्होंने 1867 ईस्वी में एक विश्वविद्यालय के सामान्य रसायन के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए, जिसका नाम था, विश्वविद्यालय का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय। इसके ये प्रधानाध्यापक हुए। ठीक है। और इसके लिए इन्होंने अपनी माँ के साथ, माँ का मतलब बहुत बड़ा उनको एक कृति समर्पित किया कि मेरे माँ के वजह से ही मैं इतना आगे बढ़ा, या जो भी है। तो इन्होंने ही तत्वों के वर्गीकरण में एक अपनी सारणी प्रस्तुत की, जिसे हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। किसकी आवर्त सारणी कहते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। और मेंडलीव की आवर्त सारणी के आधार पर ही हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ते हैं। आधुनिक यानी कि अभी के समय में जो हम लोग आवर्त सारणी देखते हैं, वह मेंडलीव के आवर्त सारणी के आधार पर ही बनी हुई है। तो समझ लो, सबसे बड़ा योगदान इनका आवर्त सारणी में इन्हीं का है। ठीक है। इनका अगर आवर्त सारणी नहीं होता तो अभी तक हो सकता है कि दूसरा कोई वैज्ञानिक वगैरह खोज किया होता, या हो सकता है अभी तक कोई खोज नहीं हुआ रहता, ऐसी सारणी नहीं बनी रहती। तो इनका सबसे बड़ा योगदान है। तो अगर हम लोग बात करें मेंडलीव की, तो ये तो आपके 1867 में इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे, है ना, प्राध्यापक रहे। और उसके बाद क्या हुआ, 1890 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र अपना दे दिया, है ना, प्राध्यापक से वो त्याग पत्र दे दिए। और उसके बाद उन्होंने माप तौल विभाग में, आप पढ़े हुए हैं कक्षा 9 में कि माप तौल सम्मेलन वगैरह होता है ना जी, अरे वस्तुओं का माप तौल सम्मेलन, जैसे केजी आया, मीटर आया, ये सब चीज क्या तौल और माप सम्मेलन जो होते रहते हैं, उसी विभाग में इनकी नियुक्ति हुई। और फिर 1907 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही बड़ा योगदान है आवर्त सारणी में मेंडलीव का। तो इसके बारे में हम लोग, यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमने मेंडलीव के बारे में जान लिया, जिनका पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडलीव है।
इनका जन्म 1834 में हुआ और मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई। और सही बात है, बहुत बड़े व्यक्ति थे हमारे लिए, हम सबके लिए, जिनके कारण हमें इतना ज़्यादा रसायन विज्ञान में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें इतनी अच्छी आवर्त सारणी मिल पाई। सबसे बड़ा योगदान रहा इनका। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के टॉपिक यानी कि मैं लिप की आवर्त सारणी को बताने वाला हूँ। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in। और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होने वाला है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।